आज हमारे साथ बातचीत के सेशन में आदित्य राज जुड़े हैं। आदित्य राज युवा वाहिनी के कर्ता धर्ता है। ये युवा वाहिनी क्या है, ये आदित्य राज कौन है, चलिए खुद आदित्य राज से ही जानते हैं। आदित्य राज जी, कुछ अपने बारे में बताइए। लोग जानना चाहते हैं कि आप कौन हैं, आपके खूब वीडियो वायरल होते हैं। नमस्कार। मेरा नाम आदित्य राज है और मैं बिहार से वर्तमान में युवा सांसद हूं और युवा वाहिनी भारत का राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं संस्थापक हूं। मैं उस बिहार से आता हूं जो बिहार कभी अखंड भारत की सृजनकर्ता भी रही है और पोषणकर्ता भी रही है। मैं उस बिहार से आता हूं जिस बिहार ने कभी अखंड भारत का नेतृत्व किया है और उस भारत से भी आता हूं जिस भारत के चिन्ह को ही आज नेशनल एम्बलम के रूप में प्रयोग किया जाता है। हम्म। तो आपने जैसे बोला कि आप उस बिहार से हैं, ठीक है, जिस बिहार ने अखंड भारत का लीडरशिप किया, अपनाया, जो भी हुआ। आप ये क्यों नहीं बात करते हैं कि मैं उस बिहार से हूं जो आज अखंड भारत में सबसे ज्यादा लेबर पैदा करता है। दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा अगर लेबर कहीं जाते हैं तो इसी बिहार से ही जाते हैं। आप इस पे क्यों नहीं बात करते हैं? हर नजरिए से देखने का दो पहलू होता है। इसे इस नजरिए से अवश्य देखा जा सकता है कि बिहार सबसे ज्यादा लेबर पैदा करता है, परंतु यहाँ पे दो पॉइंट्स है जिनके ऊपर ध्यान रखना जरूरी है। पहला पॉइंट ये कि अगर ये सारी समस्याएं होती ही नहीं तो निश्चित तौर पे युवा वाहिनी भारत बनाने की कोई आवश्यकता नहीं होती, ना ही बातचीत पर बातचीत करने के लिए आप मुझे बुला रहे होते। दूसरा विषय जो बड़ा महत्वपूर्ण है जिसके ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता है वो ये है कि बिहार यदि सबसे अधिक लेबर पैदा करता है तो बिहार ही सबसे अधिक आईआईटियंस भी पैदा करता है। बिहार यदि सबसे अधिक लेबर पैदा करता है तो बिहार ही सबसे ज्यादा आईएएस, आईपीएस और पॉलिटिशियंस भी पैदा करता है, पॉलिसी मेकर्स भी पैदा करता है। यानी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि ह्यूमन रिसोर्सेज के नजरिए से अगर सबसे ज्यादा समृद्धशाली कोई राज्य है तो वो बिहार है। अगर भारत विश्व का सबसे युवा देश है तो बिहार भारत का सबसे युवा राज्य है, यह भी एक बहुत बड़ा फैक्ट है। यानी हमारे पास संभावनाओं का एक अथाह महासागर मौजूद है। समस्या केवल इतने मात्र की है कि लीडरशिप क्वालिटी में फेलियर्स पिछले 30-40 साल में कुछ इस तरीके से बिहार में होते चले गए जिसके कारण हमारे पास जो भी रिसोर्सेज थे उसे सही दिशा में हम प्रयोग कर नहीं पाए, और कहीं ना कहीं वही समस्या आज इस स्थिति में लाकर के हमें खड़े कर देती है कि इस विषय के ऊपर चर्चा करने की आवश्यकता पड़ जाती है। जैसा कि आपने बताया कि आप युवा वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, ये युवा वाहिनी क्या है, इससे या कोई संगठन है या कोई पॉलिटिकल पार्टी है, इसके बारे में आप बताइए। देखिए, जैसा कि इसका नाम ही आपको बताता है, इसका नाम शॉर्ट फॉर्म में युवा भारत है। तो निश्चित तौर पे भारत के युवाओं को राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक तौर पर नेतृत्व देने के लिए स्थापित किया गया एक संगठन है। वैचारिक तौर पे हम एक विचार हैं, एक शब्द में केवल उत्तर यही है। परंतु आवश्यकता अनुसार यदि भारत की राजनीति ने और भारत की परिस्थितियों ने और काल चक्र की गति ने हमें आदेशित किया तो आने वाले वक्त में एक पॉलिटिकल पार्टी होगा। तो आप युवाओं की बात करते हैं, ठीक है। आज का जो युवा है, इंस्टाग्राम पर डांस करने वाला वीडियो बनाता है, मीम्स वाले वीडियो बनाता है, मतलब ज्यादातर आजकल युवा इधर ही देखे जा रहे हैं। तो क्या लगता है कि ये युवा आने वाले कल को भारत को रिप्रेजेंट कर सकते हैं? निश्चित तौर पे कर सकते हैं, इसलिए कर सकते हैं क्योंकि हम केवल एक पहलू देखते हैं। निश्चित तौर पे हर जगह कमियां होती हैं। अगर मैं अपनी बात करूं तो एक साइंस बैकग्राउंड से होने के नाते हम कह सकते हैं केमिस्ट्री की थ्योरीज में भी एक्सेप्शंस होते हैं। तो उसी तरीके से युवा इस देश में बहुत सारे हैं और उनमें कुछ कमियां हो सकती हैं, परंतु इस देश में एक युवा मैं भी हूं और एक युवा आप भी हैं। तो निश्चित तौर पे आपका और मेरा उदाहरण देख करके यह समझा जा सकता है कि निश्चित तौर पे देश में युवाओं का उज्जवल भविष्य है। जैसे कि आपने अपने संगठन के बारे में बताया, युवा वाहिनी के बारे में, कि आगे चलकर ये पॉलिटिकल पार्टी हो जाएगा। इस पॉलिटिकल पार्टी में युवाओं की जो होगी भागीदारी होगी, ठीक है। तो आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में जो युवा हैं, ठीक है, आपसे क्यों प्रभावित होंगे, आपसे क्यों जुड़ेंगे, आपके संगठन से क्यों जुड़ेंगे? देखिए, इसके स्पीच निश्चित तौर पे इसका उत्तर मैं आपको देता हूं। अभी आपने सुना होगा, हाल में ही सर्वसहमति से इस देश की सदन द्वारा नारी शक्ति वंदन अधिनियम इस देश में लागू किया गया। इसके पीछे का मुख्य लक्ष्य यह था कि इस देश और भागीदारी सक्रिय रूप से राजनीति में नेतृत्वकर्ता के रूप में अगर सबसे अधिक किसी राज्य में भी थी तो वो छत्तीसगढ़ में थी। पीआईबी के डेटा के अनुसार 14.44% कुल नेतृत्वकर्ताओं में।
परंतु आप इस बात को जानकर हैरान हो जाएंगे कि जिस देश की 70% आबादी 40 वर्ष से कम की आयु वर्ग में आती है, उस देश के राजनीतिक प्रतिनिधियों में जो चुनाव द्वारा चुन करके आते हैं, 25 से 40 वर्ष की आयु वर्ग के व्यक्तियों की संख्या मात्र 12% है। यानी 33% सबसे अधिकतम 14.44% थे। परंतु इस देश की राजनीतिक भागीदारी में युवाओं की भागीदारी कहीं भी सुनिश्चित नहीं है, और इसीलिए चूंकि बाकी राजनीतिक दल जो भी हैं या जो भी राजनीतिक विचार है, वो युवाओं को चूंकि झोला ढोने वाली स्थिति में ला करके खड़े कर चुके हैं, इसलिए युवा वाहिनी भारत इस देश की जरूरत बनने वाली है आने वाले वक्त में। आपका जो विजन है युवा वाहिनी के जरिए भारत की राजनीति में युवाओं का जो भागीदारी है, तो क्या हम ये देख सकते हैं कि आने वाली कल की तारीख में कि सदन में खड़ा होकर कोई युवा अपनी क्षेत्र की समस्या के बारे में बात कर रहा है, 30 साल 32 साल का एक युवा अपनी क्षेत्र की समस्याओं के बारे में बात कर रहा है, तो क्या ऐसा हम देख सकते हैं? निश्चित तौर पर देख सकते हैं, इसलिए देखना जरूरी भी है क्योंकि युवा वाहिनी भारत बनाने के पीछे का लक्ष्य भी यही है। जब आप इसके ध्येय वाक्य के ऊपर जाएंगे तो हमारा जो ध्येय वाक्य है वो ये है, संगठित युवा समृद्ध भारत, और उसके साथ साथ वंदे मातरम। चूंकि भारत की राजनीति की एक सबसे बड़ी समस्या पिछले कुछ दौर में ये हो गई है कि राजनीति में को ना विचारों के आधार पर नहीं, जन्म के आधार पर और जाति के आधार पर बांटा जाना शुरू कर दिया गया। और यही कारण हुआ कि आज की तारीख में जब आप राजनीति को देखते हैं सदन के नजरिए से, तो 30 साल से कम उम्र का कोई एक भी व्यक्ति आपको भारत के सदन में नजर नहीं आता है। उस दृश्य को ही पलटने के लिए और एक नए भारत के निर्माण के लिए हमने युवा वाहिनी भारत की स्थापना की। और क्यों करना जरूरी था, इसके पीछे जो सबसे बड़ी बात है वो ये है, जो मैंने शुरुआत में भी कहा था, फिर वही लेकर के जाना चाहूंगा, कि पाटलिपुत्र से अखंड भारत का नेतृत्व करता हुआ वो स्वर्णिम इतिहास जब आप याद करते हैं तो चंद्रगुप्त मौर्य आपको उसके नेतृत्वकर्ता के रूप में नजर आते हैं, सम्राट अशोक आपको उसके नेतृत्वकर्ता के रूप में नजर आते हैं, और अखंड भारत के आखिरी राजा के रूप में जब आप देखते हैं तो पृथ्वीराज चौहान के रूप में एक युवा ही आपको वहां पर भी नजर आता है। और यही कारण है कि युवाओं के हाथ में नेतृत्व जब से नहीं है, तब से इस बात पे चर्चा शुरू हो चुकी है कि हम विकसित भारत का निर्माण करेंगे कैसे। परंतु इतिहास में झांक कर देखने के बाद पता चलता है कि लगातार हजारों वर्षों तक जब युवा इस देश की गद्दी पे रहा है तो भारत विश्व में नंबर 1 रहा है, चाहे वो आर्थिक तौर पे हो, चाहे सामाजिक तौर पे हो, राजनीतिक तौर पे हो, या प्रभुत्व के दृष्टिकोण से हो। आदित्य, आपके बारे में मैं कुछ एक्सप्लोर कर रहा था, सर्च कर रहा था, तो एक 5E का एक टर्म आया। मैंने देखा कि आप बार बार वीडियो में कई जगह आपने जिक्र किया। ये 5E क्या होता है, इसके बारे में कुछ बताइए। अगर एक वाक्य में कहूं तो 5G के इस दौर में यदि राजनीति की कोई परिभाषा भविष्य के भारत के दृष्टिकोण से हो सकती है तो वो 5E है। अब अगर आप उसके डिटेल्स में जाएं तो 5E वो ई से शुरू होने वाले 5 शब्द हैं जो अपने आप में विकास की ट्रेजेक्ट्री है। क्योंकि रोड मैप से आगे की जनरेशन है हम लोग उस जनरेशन से आते हैं जो चंद्रयान 3 की जनरेशन के लोग हैं, तो हम तो ट्रेजेक्ट्री में विश्वास रखते हैं। उसलिए पहला ई होता है वो है एजुकेशन। देखिए, समाज के निर्माण के लिए, जैसा बाबा साहब अंबेडकर भी कहा करते थे कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पीना शुरू कर देगा वो दहाड़ना शुरू कर देगा। तो सर्वप्रथम विकास की बागडोर और विकास की यात्रा प्रारंभ ही होती है एजुकेशन से। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट सेकेंड ई है वो है इंटरप्रेन्योरशिप, यानी उद्यमिता। आज की तारीख में सरकारी नौकरियों से आगे बढ़ करके विचार करने का दौर प्रारंभ हो चुका है, और कहीं ना कहीं भारत की अर्थव्यवस्था की जरूरतों के दृष्टिकोण से देखें या वैश्विक अर्थव्यवस्था के जरूरतों के दृष्टिकोण से इंटरप्रेन्योरशिप ही भविष्य के विश्व का एकमात्र आंसर रह चुका है। जो थर्ड ई है वो है इंप्लॉयमेंट। अगर आप सेल्फ इंप्लॉयमेंट क्रिएट करते हैं, इंटरप्रेन्योर बनते हैं, तो निश्चित तौर पे इंप्लॉयमेंट भी जनरेट होता है उसी के साथ साथ। और जब ये तीनों चीजें एक साथ होती हैं तो फोर्थ ही यानी इकोनॉमी अपने आप ग्रो करना शुरू कर देती है। और सामाजिक विज्ञान के सिद्धांत के अंतर्गत हम सभी जानते हैं कि जब आर्थिक तौर पे उन्नति होती है तो सामाजिक तौर पे भी उन्नति होती है, जिसे हम 5E अर्थात इंपावरमेंट कहते हैं। और जब आर्थिक और सामाजिक दोनों ही प्रकार से उन्नति होती है तो निश्चित तौर पे राजनीतिक उन्नति होती है, जिसका उदाहरण कई हद तक हमारा भारत भी है। और सबसे प्रचंड उदाहरण इसका आपको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका देखने को मिलता है। पिछले 3 शताब्दियों का जब आप इतिहास उठा करके देखेंगे तो सबसे पहले वहां आर्थिक उन्नति हुई, आर्थिक उन्नति के कारण सामाजिक उन्नति हुई, और आज की तारीख में वो राजनीतिक उन्नति के सबसे शिखर पर बैठा हुआ राष्ट्र है। आदित्य, आपके बातों से लग रहा है, जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं, आप राजनीति की बात कर रहे हैं, लग रहा है कि आप बहुत ही महत्वाकांक्षी आदमी हैं। आप राजनीति में जाने के लिए ललायत हैं कि आपको कोई पद मिल जाए, ऐसा मुझे लगा आपके बातों से। देखिए, जैसा कि मैंने कहा और जैसा कि आपने ही बात शुरू की थी
आप उस बिहार को क्यों भूल जाते हैं जिस बिहार में सबसे अधिक माइग्रेशन होता है? आपने ही कहा उस बिहार को क्यों भूल जाते हैं जिस बिहार में सबसे अधिक गरीबी है? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस मातृभूमि ने मुझे जन्म दिया, आज उस मातृभूमि बिहार को भिखारी का पर्याय बना दिया गया है। और अगर इस तस्वीर को बदलने का कोई संकल्प ले रहा है और इसे आप महत्वाकांक्षा समझ रहे हैं, तो मुझे लगता है हर व्यक्ति को महत्वाकांक्षी बनने की जरूरत है। मैंने कई बार बड़े मंचों से कहा है, अभी मैं नेशनल यूथ आइकन का अवार्ड जब मुझे मिला तो मैंने उस मंच से भी कहा कि यदि अपनी मातृभूमि के निर्माण के लिए और भविष्य निर्माण के लिए अपने राष्ट्र के चरणों में समर्पित करना अपने भविष्य को महत्वाकांक्षा है, तो ऐसी महत्वाकांक्षा हर व्यक्ति में होनी चाहिए। शायद ये महत्वाकांक्षा की ही कमी है कि आज बिहार इस पिछड़ेपन का शिकार हो चुका है, और ऐसी महत्वाकांक्षा हर व्यक्ति में होनी चाहिए। अगर महत्वाकांक्षा का डेफिनेशन ये है तो निश्चित तौर पर। तो जैसे आपने अपने संगठन के बारे में जिक्र किया, तो आपका ये संगठन कितना मतलब फैला हुआ है, भारत में कहाँ कहाँ फैला हुआ है ये संगठन आपका? देखिए, 15 अक्टूबर 2023 को हमारे संगठन की स्थापना हुई थी। 7 राज्यों में हम लोग सक्रिय रूप से कार्य कर रहे हैं, और मुझे बताते हुए गर्व की अनुभूति होती है कि जिस समय हम लोग बात कर रहे हैं उस समय पंजाब युवा वाहिनी के रूप में हमारे 8वें राज्य में भी संगठन की स्थापना का कार्य चल रहा है। और आज शाम 7 बजे हमारे पंजाब युवा वाहिनी की भी स्थापना हो चुकी होगी। यानी वर्तमान में 8 राज्यों में हम हैं। ज्यादा समय नहीं है, अगले भारतीय नववर्ष के पूर्व हमारा लक्ष्य है कि भारत के आधे से अधिक राज्यों में हमारा संगठन का विस्तार हो चुका हो, जिले स्तर तक। तो जैसा कि आदित्य आपने बताया कि आपके संगठन के जरिए आने वाले समय में युवा सांसद दिखेंगे सदन में, तो ये बहुत अच्छी बात होगी। जब युवा राजनीति में आएंगे तो एक राजनीति की परिभाषा भी बदलेगी और राजनीति में एक अलग चेहरा देखने को मिलेगा कि युवा भी कुछ कर सकते हैं। और जैसा कि आपने इतिहास को बताया कि इतिहास में जितने भी शासक रहे उन्होंने वो सभी युवा थे और उन्होंने बहुत सही तरीके से गद्दी को संभाला भी। तो इसके लिए बहुत सारी आपको शुभकामनाएं, और आप आगे ऐसे ही बढ़ते रहिए। आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। जब अगली बार हम आपसे बात करें तो मुझे उम्मीद है कि जो आदित्य राज युवा सांसद हैं वो सदन में खड़े होकर अपनी बात को रख रहे, अपनी समस्या को रख रहे, अपने क्षेत्र की और पूरे भारत की। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।